देखिए यूनानी तथा हो जाएगा आरामिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आप देख रहे थे यहाँ से किससे मिला है, तो यूनानी और आरामिक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में ये आपको यहाँ पे मिला है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लाभ थे, क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं। तो देखिए कहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है ना। जैसे आप देख सकते हैं कनिंघम को कहा जाता है ना। जैसे मानते हैं कि आप जैसे कहीं भी आपको, जैसे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिला है, और बात करें तो अभी भी खुदाई हो रही है, और खुदाई जब भी होता है तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जिसका अध्ययन एक डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, उसको पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है, वही बताते हैं कि यहाँ पे ऐसी घटना घटी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, तो कहता है कि पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, देखिए आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मृदभांड दिख रहा होगा, सिक्का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे व्यापार का एक मुद्रा हो जाता था। और हम लोग मृदभांड की अगर बात करें, जहाँ पे वस्तुओं को रखने का जो सामग्री था यही हुआ करता था। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग आज भी बहुत ऐसे गांव में अगर जाएंगे तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रकारी किया जाता है उस पर भी। और उस समय के प्राचीन की अगर बात करें तो यही कहता है कि प्राचीन काल में भी आप मृदभांड और सिक्कों का भी अध्ययन, देखिए आपके सामने दिख भी रहा है। आज के समय में क्या होता है कि स्टडी करने के लिए किताबों से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो देखिए ये देखने से क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ें आभास हो जाता है, जानकारी मतलब समझिए कि आपके पास इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, यही सब चीज़ें आपको बताना चाह रहा है। सब चीज़ें को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए कहता है यहाँ पे कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? ताकि उनसे ये पता चल जाए कि लोग किस तरीके से भोजन करते थे, कौन से पंछियों को मतलब किस किस का प्रयोग करते थे अपने खाने पीने में, अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? सोचिए, कहता है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुरातात्विक स्रोत, जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे आपको प्राचीन भारत के इतिहास में आपको मिलेंगे। जैसे प्री हिस्ट्री को पढ़ना है, हड़प्पा काल को पढ़ना है, तो हड़प्पा काल की जानकारी आपको साहित्यिक स्रोत नहीं देता। तो फिर आपको कौन सा स्रोत की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इतिहास को पढ़ सके, समझ सके, लिख सके? तो वो स्रोत हो जाता है हम लोग का पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अगर बात कर दी जाए तो मुहर हो जाता है, सिक्का हो जाता है, मृदभांड हो जाता है, कुल्हाड़ी हो जाता है, पत्थर के बनाए चीज़ें हो जाते हैं, हड्डियों के बनाए हो जाते हैं, मृण मूर्तियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगा और ये पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, अतीत एक या अनेक, क्या कहता है, अतीत एक या अनेक की अगर बात करें यहाँ पे, अतीत एक या, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है?
यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य देखिए, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। आज भी देखिएगा, जैसे हमारे भारत में अभी भी गरीबी का स्तर उतना ही ज़्यादा है जितना अमीरी का अपना क्षेत्र हो जाता है। जैसे देखिएगा, अभी बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से हर सिक्कों का दो पहलू होता है। अगर जातीय जनगणना पे जिक्र करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब आपको समझ में आएगा कि 90% जो हिस्सा है किसने इसको अपना लिया, और जिनकी आबादी 90% से कहीं ज़्यादा है उनको मात्र 10% ही हिस्सेदारी मिला था। अब क्या होगा कि लोगों की बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है, अब SC/ST के लगभग 19-20% जनसंख्या हो गई है। अगर मानते हैं कि 36% या जो भी मतलब पिछड़े जाति या OBC के जो लोग हैं, अब उनकी आबादी इतना हो गया है, तब वो ढूंढेंगे ना, अब वो ढूंढेंगे कि बताइए हमारे समाज के लोगों में क्या SC/ST वाले, SC की बात करें तो क्या SC समाज के लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, CM मतलब DM हो जाएंगे, IPS ऑफिसर हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाएंगे, कितने हैं अब वो खोजेंगे, है ना। तो इसी तरीके से बात हो रहा था कि अब एक तरीके से देखिए तो समाज का विकास अधिकतर हो जाएगा। अब ये समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इनके हिस्सा भी, ये कहा जाता है कि 10% लोग क्या करते थे, इनके सारे हिस्से को क्या करते थे, खा जाते थे। अब जब इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है, ठीक है, तो वो लोग अपना मांग करेंगे कि अब हम इतना मतलब सीटें देनी चाहिए ताकि हमारे समाज में तरक्की हो, विकास हो और मुख्य धारा में हम क्या कर सके, जुड़ सके। ठीक है, तो जो व्यक्ति 10% है, वो 10% वाले लोग 90% क्या है, संसाधन पे जो अधिकार जमाए हुए हैं बिना मतलब के, और यही वजह है कि खाई बन जाता है किसका, गरीबी और अमीरी का। और यही चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, और हम आपको इस तरीके से समझें, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है, जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन, देखिए मैंने कहा था, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ये आपकी पुरानी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस मॉडल को हम लोगों ने अपनाया, इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। हम लोग हर क्लास में इस तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम लोग जिस मॉडल की बात करेंगे लोकतंत्र की, हमारे भारत में अंबेडकर के द्वारा गजब का लोकतंत्र लिखा गया। अगर हम लोग संविधान को बेहतर तरीके से अगर लागू कर दें तो कभी भी कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, इतना तो बात है। लेकिन बात यह है कि इस सत्ता पे बैठने वाला कोई ऐसा बंदा है जो संविधान के मूल भाव को नहीं समझ पाता। वो अपने धार्मिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को क्या करता है, समझिए कि हैंडल करता है, जिसकी वजह से समाज में तनाव पैदा हो जाती है। इसीलिए अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता पे बैठने वाला व्यक्ति वैसा होगा जैसा, मतलब वैसे ही हमारा संविधान का उपयोग दुरुपयोग करेगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कहने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखिए कहता है यहाँ पे कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिएगा, कुछ विशेष लोग थे, उन्हीं के बारे में जानने का मौका मिला और इतिहासकारों ने उन्हीं के बारे में लिखा। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अमृत महोत्सव मनाई जा रही थी, उन्हीं लोगों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था जो कहीं ना कहीं इतिहास से गौन हो गए थे, इतिहास के पन्नों से महरूम हो गए थे। उन्हीं के बारे में निकाल के बात बताई जा रही थी। ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। अब देखिएगा जो कहता है कि हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है,
ठीक है, अब देखिए कहता है कि तिथियों का मतलब क्या है। ठीक है, कहता है तिथियों का मतलब क्या है, तो समझ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के, अब आपको बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक हो जाता है आपका BC, एक हो जाता है आपका AD हो जाता है, तो इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसको BC बोलते हैं। और ईसा पूर्व के जन्म की जो बाद है उसको ईसवी बोला जाता है। बस यही चीज़ें आपको सिखा रहा है। जैसे आप इतिहास से पढ़ेंगे तो जैसे आप देखिएगा कि 2500 BC आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 351 BC आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, यानी कि ईसा के पूर्व हो जाता है। और जब AD की बात करेंगे, एनो डोमिनी अगर हो जाता है तो ये देखिएगा ये ईसा के बाद की हो जाता है। जब ईसा मसीह की जन्म जो हुआ, जिसको हम लोग ईसाई धर्म के प्रवर्तक मानते हैं, उन्हीं के जन्म के पूर्व को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं और बाद को ईसवी कहते हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, और इतिहास और तिथियाँ देखेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ भी आपका जिक्र किया गया है। जैसे देखिएगा अंग्रेजी में BC और हिंदी में क्या है, ईसा पूर्व। ठीक है, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। ओके, हुआ होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में E लिखा जाता है ना। एनो डिमिनो मैंने कहा 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, और कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाएं, ये सारा चीज़ें हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इस लेख को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारा चीज़ें अभिलेख हो जाता है। जैसे हड़प्पा में आप देखेंगे तो हड़प्पा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे डिटेल्स में होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये देखिएगा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ के एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भाषाओं तथा लिपियों, कौन सा, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनि को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा एक अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बनते हैं। जैसे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में भी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, पिक्टोग्राफी कहा जाता है। जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, ये सब चीज़ें लिपियों में वो अंकित किया गया था। और अभी तक यही वजह है कि अभी तक किसी ने इसे पढ़ नहीं पाया, जिसके वजह से वो अपठनीय आज तक रहा है, जो सटीक जानकारी का स्रोत दे सकता है लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कल्पना करो, ये सारे प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। अगर आप लोग पढ़िएगा तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगला टॉपिक लेकर के हम आते हैं। ठीक है, तब तक आप अच्छे से इसका रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।